नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। वक्त हो गया यूपी की नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा। यूपी में इन दिनों बीजेपी के एक गोपनीय सर्वे की बड़ी चर्चा हो रही है। 3 स्तर पर चल रहे इस सर्वे में बीजेपी क्या पता लगा रही है और कैसे 61 सीटों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। तो वहीं सपा प्रमुख भी हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने जा रही है। अब दिल्ली से अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी सरकार पर सियासी हमला कर रहे हैं। जल्द सपा और कांग्रेस मेगा प्लान के तहत यूपी के रण में उतरने जा रही है। अखिलेश की रथ यात्रा हिंदू वोटर लुभाने में कितना कामयाब होगा? योगी आदित्यनाथ का मेगा प्लान तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी में है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में रणभेरी बजने में अभी वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से अपने अभियान को धार देने में लगी हैं। एक तरफ विपक्षी दल यूपी के मुद्दों पर चुनावी मंच सजा रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी मैराथन कार्यक्रमों में जुटे हैं और इनके बीच भारतीय जनता पार्टी सीट दर सीट बुनने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश संगठन बन चुका है। नई ऊर्जा और नए लक्ष्य के साथ बीजेपी का संगठन चुनावी तैयारियों में जुट गया है। इसी बीच 403 सीट पर गोपनीय सर्वे की भी शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल के अध्यक्षों के साथ लगातार संवाद करते हुए सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में ले जा रही है। आज पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं के 1,77,516 बूथों पर बूथ सम्मेलन कर रही है। सभी बड़े नेता इन बूथों पर जा रहे हैं। हर जिले में एक मंत्री की ड्यूटी लगाई है। स्वयं दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, लगभग सभी पार्टी के पदाधिकारी सभी आज बूथ सम्मेलनों में हर जिले में शामिल होंगे और हमारे संगठन को आवश्यक दिशा निर्देश देकर के आगामी आने वाले 2027 के चुनावों में हम अपने को मजबूती से प्रस्तुत करेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सर्वे में मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन, सीट पर पार्टी का जनाधार, सीट पर जीत की संभावना, 3 बार से हार वाले 61 सीटों पर जोर। जहां हारती रही बीजेपी पूर्वी यूपी 22 सीट, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ की 22 सीटों पर। इसी तरह पश्चिम यूपी की सीटों पर गौर करें तो पश्चिमी यूपी 13 सीट, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, जहां बीजेपी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर नहीं जीत पाई है। फिर बात करें अवध मध्य क्षेत्र की, अवध मध्य यूपी 26 सीट, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से कराए गए आंतरिक सर्वे में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा हालात में अगर चुनाव हुए तो भाजपा को बहुमत के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। भाजपा को यहां सीधे तौर पर 52 से 67 सीटों का नुकसान हो सकता है। भाजपा को 190 से 205 सीटें मिल रही हैं। बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए। 2022 में भाजपा को 255 सीटें मिली थीं। उपचुनाव में भाजपा के खाते में 2 और सीटें जुड़ गई थीं। अभी भाजपा के कुल 257 विधायक हैं। सर्वे करने वाली एजेंसी ने इस नुकसान से बचने के लिए सुझाव भी दिए हैं। इसके लिए पार्टी को अपने मौजूदा 35% विधायकों के टिकट काटने होंगे। पूर्वांचल में विधायकों को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है। 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्दी रथ यात्रा निकालेंगे। विधानसभा चुनावों से पहले शुरू होने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव हिंदुओं के किसी धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये धार्मिक स्थान कौन सा होगा, इसको लेकर पार्टी आलाकमान मंथन कर रहा है। दरअसल धार्मिक स्थान से रथ यात्रा शुरू कर अखिलेश बीजेपी को राम मंदिर में हुए चंदा चोरी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक समाजवादी पार्टी के धार्मिक स्थल से यात्रा शुरू करने को पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ता कदम मान रहे हैं।
अब तक सपा की पहचान पीडीए आधार वाली पार्टी के रूप में रही है, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों में अखिलेश यादव अपनी पहुंच हिंदू मतदाताओं, खासकर गैर पारंपरिक वोटर्स तक बढ़ाना चाहते हैं। इसके संकेत भी पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उत्तर प्रदेश का युवा ये भूल जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ये बैनर नीचे कर दो, ना तो नौकरी मिलेगी ना ही नौकरी मांगने लायक रहोगे। युवाओं के ऊपर में बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। आरओ का पेपर लीक होता है, उसका प्रदर्शन होता है तो बर्बरता की जाती है। 69,000 भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 24 घंटे में सॉल्व करेंगे। 2019 से लेकर के 2026 हो गया, अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। और महिलाओं शिक्षाओं के साथ में इतनी बर्बरता की गई, पुरुष जो है पुलिस ने उनके साथ में बर्बरता की, और कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और ये सब भूल जाएगी। इनको लगता है कि जनता भूल जाएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं। 403 विधानसभाएं हैं। 403 विधानसभाओं में भगवान के प्रति आस्थावान हिंदू रहते हैं। तो सिर्फ 61 विधानसभाओं में नुकसान हुआ है, ऐसा कह के भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लगे हुए डेंट को कम करना चाहती है, लेकिन पूरी गाड़ी ही डेंट का शिकार हो गई है। अब पूरी भाजपा नामक गाड़ी को स्क्रैप में भेजने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश में फरवरी और मार्च में विधानसभा चुनाव हो सकता है। योगी सरकार और बीजेपी संगठन मिलकर किला फतह करने में जुट गई है। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सत्ता के सिंहासन के लिए फ्रंट फुट बैटिंग कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव 2 बार सत्ता से नदारद रहे। लिहाजा अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव करो या मरो से कम नहीं है। अब देखना होगा कि योगी की सुनामी के आगे विपक्ष कितना टिक पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। दीपेंद्र प्रमुख प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। एडवोकेट कपिश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर वीके त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। इसके अलावा एडवोकेट शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक, इनकी मौजूदगी भी हमारे साथ है। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले देवेंद्र जी से कर लेती हूँ। देवेंद्र जी, जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, सर्वे जो आपका कह रहा है, उसमें भी बड़ी चुनौती नजर आ रही है 27 के लिए आप लोगों के, और जो मुद्दे खासकर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश में है, विपक्ष जिस तरीके से उठा रहा है, तो बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ा कारण जो रिपोर्ट बता रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि आपके जो विधायक हैं वो लोगों के साथ संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे गांव और ग्रामीण इलाकों में। सर देवेंद्र जी, देखिए एक चीज मैं ये क्लियर करूंगा कि रिपोर्ट का काम है, रिपोर्ट आने दीजिए। जैसे आपने बहुत एक गहन बात कह दी है कि विधायक जो हैं संवाद नहीं कर पा रहे। नहीं, ये रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट में ऐसा सर है, मतलब इसलिए मैंने पूछा। हाँ, नहीं रिपोर्ट ठीक है, अपने अपने हिसाब से सब रिपोर्टिंग होती रहती है, लेकिन पार्टी का जो सर्वे होता है वो ओपन नहीं होता है, सबसे जल्दी से पार्टी ओपन करती नहीं है। ये ठीक है, एजेंसियां अपना अपना करती हैं, सब बनाकर भेजती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको डंके की चोट पर कि हमारे विधायक और हमारे कार्यकर्ता सबसे ज्यादा अगर जमीन पर रहे हैं, काम किया है, तो हमारी ही पार्टी है। इस देश में हमारी पहले नंबर की ऐसी पार्टी है जो बूथ से लेकर संगठन का काम करती है और हर समय करती है। हमारा संगठन अलग है, सरकार अलग है। सरकार का जो हिस्सा है, सरकार के जो लोग हैं, विधायक हैं या मंत्री हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है, संगठन का काम करने का तरीका अलग है। हमारी रिपोर्टिंग भी कई प्रकार से आएंगी, एक रिपोर्टिंग पे नहीं होगी। हमारे यहाँ ना किसी का टिकट किसी की रिपोर्ट से एक से कट जाता, ना जुड़ जाता, ना किसी पैसे से मिलता। ये सब क्षेत्रीय पार्टियों के काम है, वो बरगलाने वाली बात है। हमने काम इतना किया है कि हम चाहते हैं कि डिबेट हमारे काम से हो, और वो काम हम कर रहे हैं। विपक्ष हिंदू मुसलमान या जो है सनातन का अपमान, एक तरफ मुसलमान को अब तक धोखे में रखे, अब सोच रहे उसी काम को हिंदू के साथ करके मुसलमान जुड़ गया, हिंदू को बखेर कर जीत जाओगे। गलत फहमी पालते हैं, हमेशा मार खाते हैं। मैं फिर कहता हूं कि हम डंके की चोट पर विश्वसनीय तरीके से काम कर रहे हैं, और हमारा पूरा भरोसा है हम बहुमत के बहुत ज्यादा पार जाएंगे, पहले से कहीं ज्यादा जाएंगे। और बहुत मतलब हमारे फेस से, हमारे काम से और हमारी पार्टी के कार्य से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से जो बैठकर एसी की और ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं, वो एक मीटिंग कर पाए थे दादरी में, सिर्फ एक। हम 100 कर चुके हैं उसके बदले, 100 मीटिंग, और उस दादरी का जवाब हम 3 तारीख में देने जा रहे हैं।
आपकी डिबेट में वो होगा, मुझे लगे उजागर, पता लग जाएगा कि क्या होती है मीटिंगें, कैसे होती हैं। हमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, हम काम करते हैं, हम चाहते हैं कि विपक्ष हमसे सवाल करे, मुद्दे पर आए। जीडीपी क्या है, तुम क्या छोड़ कर गए थे बीमारू प्रदेश से, आज नंबर 1 का प्रदेश है, जीडीपी दे रहा, युवाओं को ठीक है नौकरी देवेंद्र दे जी, रहे हैं, हमसे एक तुमसे बेंच 4 लग गुना गया ज्यादा आपकी दे पार्टी रहे हैं। पर, जिस तरीके से अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ, चंदा चोरी हुआ, इसको लेकर भी अब ये कैसे मतलब इससे पार करेंगे? लोगों में आक्रोश है क्योंकि इस बात को लेकर विपक्ष भी इसको बहुत जोर शोर से उठा रही इस पूरे मामले को लेकर, तो ये भी तो एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए कहा जा रहा है और शायद रिपोर्ट इसीलिए ये बता रही है कि शायद इस बार उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, हो सकता है कर भी पाए, लेकिन बड़ी चुनौतियां रहने वाली है आपके सामने। देखिए एक चीज, और मैं चंदा चोरी पर, इन पर सब पर बड़ी डिबेटें हुई हैं। फिर मैं कहता हूं कि जितनी स्पीड और तत्परता के साथ हमने एसआईटी गठन कर अरेस्टिंग कराई है, ना उसमें कोई जाति देखा ना धर्म देखा, उसमें कार्य करने का काम आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन जब पकड़े जाते हैं दोगले चेहरे जो राम के नाम को गाली देकर और राम को आज भी खड़े होकर आप माननीय सांसद में कह रहे हैं कि हमने कार सेवकों पर गोली चलाई, और माननीय मुलायम सिंह जी चाड़ा छीता करके कहते हैं कि मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूं, तो आप राम की बात करने के लायक नहीं है। आप राम, आपकी आस्था होती, 1 रुपया आप देते, वहां मंदिर में जाते, आपके लोग जाते, श्रद्धा से जाते, आप सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट खड़े होकर केस ना लड़ते, तो आपका अधिकार था। जब से एक चीज को बर्बाद करने के लिए तुले हुए थे, आज हितैषी कैसे हो गए? राम भक्त कब से बन गए आप? ये जो है प्रमाणित होने की बात है। हाँ, आप थे मुस्लिम भगत, वो रहिए, उसे कोई रोक नहीं सकता डंके की चोट पर। जब मुल्ला मुलायम सिंह मैं हूं कह रहे डंके की चोट पर, और आज भी जीवित हैं भाई। आप रामगोपाल यादव जीवित है, संसद में आप उठाकर पढ़ लिया आपके चैनल के माध्यम से कि हमने कार सेवकों को मरवाकर मस्जिद जो हो अब इस बार नजर तो आ रहा है, एक भी कोई व्यक्ति जिंदा नहीं आया। चलिए ठीक है, मैं कपिश जी से आंसर ले लेती हूँ। कपिश जी, नजर तो आ रहा है कि हिंदुत्व वोट साधने की कोशिश भी की जा रही है अब समाजवादी पार्टी की ओर से। अब हिंदुओं को मतलब कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि थोड़ा फोकस किया जाए सॉफ्ट हिंदुओं पर। देखिए, ये जो हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं अभी बस मुश्किल से 3-4 दिन पहले की है, और ये आपके भी चैनल पे उपलब्ध होगी। मैं एक बात को कह रहा हूं कि बनारस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे रैली संबोधित करने, और वहां की पूरी सीट खाली। बनारस में, बनारस वो जगह है जहां मां गंगे ने मोदी जी को बुलाया था, और जहां के संस्कृति को मिटा करके मोदी जी ने वहां अंग्रेजों का कॉरिडोर दिया है, मंदिर तोड़ दिए गए, शिवलिंग लंका में फेंकी हुई है। और आप देखिए जिस तरीके से अहिल्याबाई ने पुनरुद्धार किया था वाराणसी का, उनका मंदिर तोड़ दिया गया। वाराणसी की जनता ने इनको बताया है कि आप गेरुआ चोला पहन करके आप मुगल के भी पिताजी निकल गए, मुगलों के पिताजी, उत्तर प्रदेश के सीएम, देश के पीएम, मुगलों के पिताजी या पितामह, वो भी शर्मा रहे हैं, मुगल भी, कि अरे हमने हिंदुस्तान में इतने मंदिर नहीं तोड़े जितना ये योगी और मोदी ने मिल करके तोड़ दिए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो आत्मनिर्भर भारत बना दिया है, अब हम मंदिर भी हम ही बनवाएंगे और चंदा भी हम ही चुराएंगे, मुगलों की कोई जरूरत नहीं, तुर्कियों की कोई जरूरत नहीं, सब हमारे लाल आएंगे, चंदा चुराएंगे, बद्रीनाथ में भी चुराएंगे, केदारनाथ में भी चुराएंगे, मथुरा में भी चुराएंगे, दक्षिण के भी मंदिरों में चुराएंगे। तो सिफत इस बात की है कि आरएसएस की पार्किंग के लिए झंडे वाला मंदिर जो पिछले 1200 साल से वहां मौजूद था, वो हम गिराएंगे। आपने काम तो बहुत अच्छा किया, मुगलों के भी पिता पितामह बन गए, और आप हिंदू आस्था की बात करते हैं। जो राम रतन के लुटेरे हैं, जो चंदा चोर हैं, वो अब राम रतन के जो मुखड़ा आपने बांधा था कि जो हम राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, अब लोग कह रहे हैं जो चंदा चुराएंगे उनकी धत्तेरी हम करवाएंगे। योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड हिंदू नेता, काशी जैसी शिव की नगरी में जो डमरू पर, जो त्रिशूल पर डमरू के समान टिकी हुई है, ऐसी पवित्र भूमि पर योगी आदित्यनाथ को ना तो महंत की छवि दिखी लोगों में, और ना ही किसी संत की छवि दिखी, और ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि दिखी। क्योंकि जो बेरोजगारी दर है वो उत्तर प्रदेश में अद्वितीय है और 16% देश में है। मोदी जी जिस बनारस की घाट से आ रहे हैं जीत करके, वहीं के लोग मोदी जी का जन्म दिवस, ये बात तो कपिल जी रही भारतीय जनता पार्टी की। आपने 2 मिनट भारतीय जनता पार्टी की बात बोली। अब हम समाजवादी पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा आरोप तो आप लोग ही लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के रथ पर सवार रहती है और उसी को लेकर वो जीतती भी रही है चुनाव। इस बार मैं पूछ रही हूँ, समाजवादी पार्टी का रथ कौन सा होगा? क्योंकि पीडीए के अलावा क्या हिंदुत्व को साधने की कोशिश भी, अब ये एक नया पैटर्न मुझे नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में और हर पार्टी की तरफ से। आपने अद्वितीय प्रश्न किया, आपको साधुवाद, और आपने उसी प्रश्न में उत्तर भी दे दिया। हमारे तो रथ पे लिखा रहेगा पीडीए। हम धर्म को कभी अपनी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाते। धर्म आस्था की चीज है, प्रैक्टिस की चीज है। बाकी अगर धर्म के मंदिर में जहां हमारे लोगों की आस्था जुड़ी है वहां कोई अपराध होगा, तो एक हिंदू और सनातनी होने के नाते, पुरजोर तरीके से एक भगवान श्री कृष्ण का वंशज होने के नाते, भगवान श्री राम का वंशज होने के नाते, भगवान श्री चित्रगुप्त जी का वंशज होने के नाते हम सारे लोग उठाएंगे। और परशुराम जी ने भी, अगर समय समय पे देवता परशुराम जी ने भी उठाई थी बातें, तो क्या आप उनको विद्रोही कहोगे? तो आप अपने आप को परशुराम जी बोल रहे हैं क्या? दोनों। आप अपने आप को परशुराम जी बोल रहे हैं क्या? ये भी तो क्लियर कर दीजिए लोगों को। हम अपने आप को भगवान राम और भगवान परशुराम कैसे बोल सकते हैं भाई? हम तो उनके अनुयायी हैं। अरे हमें अपनी हदें मालूम है। हम वो नहीं है कि जो राम को उंगली पकड़ा के चलाएंगे और फिर एक मंदिर बना के लोगों को चंदा गिरवाएंगे, उसके बाद लूटपाट करके निकल जाएंगे। ठीक, डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, यहाँ पर मुझे 2 लोगों का तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बीजेपी का रथ क्या है और समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस कहां पर स्टैंड कर रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? हाँ। आपको सभी साथियों को और आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम। इस समय जो देश की स्थिति है, जो डबल इंजन की सरकार आई थी, वो पूरी तरह से युवाओं के, छात्रों के, महिलाओं के, किसानों के सपनों को रौंदने का काम कर रही है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, आज ये पूरा देश उससे करहा रहा है। इन्होंने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा। अभी कपीश जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि अब तो ये आत्मनिर्भर भारत ऐसा बनाए हैं कि मंदिर बना के खुद ही मंदिर का चंदा भी लूट लेंगे, चढ़ावा भी लूट लेंगे। और अभी आपने देखा कि कल प्रधानमंत्री जी छात्रों से माफी मांग रहे थे, माफ कर दिया हमने। अरे बिना माफ किए आप माफ कर रहे हैं। आप सीधे नहीं करते थे। वो तो माफ कर रहे थे, माफी भी मांग रहे थे। उसकी भाषा समझिए कि नहीं, हम नहीं चाहते अदालतें, हम नहीं चाहते बच्चे वहां आए। ये जो रोज फ्रेंड्स कैमरा लगा के आ रहे, इन्हें 1 महीने होश नहीं था। ये उस समय क्या इटली में व्यस्त थे? किस देश की राजनीति संभाल रहे थे? भारत की संभाल रहे थे ना, जहां इनके नाक के नीचे बच्चे बैठे अपने अधिकार मांग रहे थे। ऐसे ही यूपी के मुख्यमंत्री उनसे ज्यादा निर्लज्ज हैं। उनको समझ में ही नहीं आता, बार बार कह रहे कि हमने एसआईटी बिठा दी, गिरफ्तारी कर ली। अरे थोड़ी तो लज्जा रखो, थोड़ी शर्म रखो। भगवा पहनते हो, भगवान राम के लुट जाने पर भी आपको तकलीफ नहीं है, आपको कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा। आप सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, आत्ममुग्धता। अरे किसको गिरफ्तार किया? मैं कहता हूं ये चुन्नू मुन्नू चिंटू पिंटू चेहरे नहीं हैं। चेहरे तो वहां पर जो नाम आ रहे अनिल मिश्रा के, जो चंपत हुए हैं, वो भी नहीं है। इनके आका अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं। मंदिर का टेस्ट किसके कहने पे बना? नृपेंद्र मिश्र जो कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देते हैं, वही नृपेंद्र मिश्र मंदिर के ट्रस्टी बन के बैठ जाते हैं। सब कुछ वही तय करेंगे। आखिर ये क्या मिली भगत चल रही है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से उजागर हो गई है
कि ये भय, भूख, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं, ये बांटने का काम करते हैं, ये अंग्रेजों की पद्धति पर ही चलने वाले लोग हैं। लेकिन कांग्रेस का रथ वही था जो आजादी के आंदोलन में था। हम अंग्रेजों से नहीं डरे थे, हम माफी नहीं मांग रहे थे। आधी धोती लपेट के गांधी निकल गए थे। वो नेहरू जिनका स्वराज भवन, आनंद भवन आज भी है, वो झोपड़ी में जाके सोते थे, 13 साल जेल में बिता दिए थे। ऐसे लोगों के रथ पर सवार है कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने उस दिन जाकर प्रधानमंत्री का घर घेर लिया, प्रियंका जी ने जाकर घर घेर लिया और प्रधानमंत्री को रोना आ गया। गृह मंत्री 4 दिन से पार्लियामेंट नहीं जा पा रहे हैं, गृह मंत्री मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। जो अपने को बहुत बड़ा चाणक्य बताते थे, जो अपने को नॉन बायोलॉजिकल बताते थे, आज डर के मारे कहां घुसे हुए हैं। अरे देवेंद्र जी छोड़ो, कहां आप झूठों की वकालत करोगे? कुछ दिनों बाद आपको भी शर्म आएगी कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता था। भारतीय जनता पार्टी है, हर बात पे झूठ बोलते हो, कोई लज्जा शर्म कुछ है नहीं। आज जब तय हो गया कि बच्चे सही थे, अमित शाह गलत थे, अमित शाह ने आदेश दिया, दिल्ली पुलिस ने वहां पायलट गन चलाए, आतंकवादी समझ लिया बच्चों को, आज उन्हें से माफी मांग रहे नरेंद्र मोदी। ये योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन बाद निकल के आएगा कि जो चढ़ावा चोरी हुआ था उसका कितना हिस्सा लखनऊ गया था। लखनऊ में जो मजे मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी फिर मैं आ रही हूँ, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। ठीक है देवेंद्र जी, शर्म करो थोड़ी सी। शर्म तुम्हें करनी चाहिए, धूप के मत जाना चाहिए। पूरा भारत देख रहा है, युवाओं को आपने पागल समझ लिया, किसानों को पागल समझ लिया। आज आपने भगवान राम को ही ऐसा समझ लिया कि लूट लोगे कोई फर्क। अरे भगवान राम वो है जिन्होंने सृष्टि को चलाया है। ठीक है भाई, एक ही सर बोलिए ना सर, थोड़ी सी डिबेट की तो गरिमा बना के रखिए। देवेंद्र जी रुक जाइए, थोड़ा सा गुस्से में नियंत्रण करिए सर, पानी पी लीजिए। रुकिए सर, देवेंद्र जी रुक जाइए, रुक जाइए सर। ठीक है देवेंद्र जी रुक जाइए। चलिए ठीक है, आप दोनों रुकिए, शेखर कुमार जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अरे भाई रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, अपनी अपनी बारी में बोलेगा शेखर कुमार जी। बनकर किसी को गाली नहीं दे सकते। अब मुझे अभी तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगते रहे पिछले चुनावों की, अगर हम बात करें कि ये धर्म के नाम पर चुनाव जीतते रहे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी कहीं ना कहीं घूम रही है, खासकर हिंदुत्व वोट साधने की, क्योंकि पता चल गया है अब कि अगर वापसी करनी है सत्ता में दोबारा से बैठना है, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को साधने की जरूरत है। शेखर कुमार जी, आपने म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। शेखर जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे आके खड़ा हो गया है। इसमें देखिए, कोई शक नहीं है कि भाजपा का जो वोट बैंक है वो अधिकतर वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाजपा एक हिंदूवादी पार्टी है, या युवा जो पीढ़ी है वो जिस तरीके से भाजपा सरकार अपने कामों को प्रोजेक्ट करती है, तो वो कहीं ना कहीं नॉन पॉलिटिकल लोग भी जो है, जिनको हम कह सकते हैं फ्लोटिंग वोटर होते हैं, लेकिन वो भाजपा की तरफ इनक्लाइन थे। लेकिन अभी की जो घटनाएं, जैसे राम मंदिर वाला मामला हुआ, राम मंदिर की जो चोरी की जिस तरीके से जांच करी जा रही है, जनता में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा जो उससे संतुष्ट नहीं है, उसको लग रहा है कि पूरी लीपा पोती हो रही है और छुटभइये लोगों का उसमें फंसाया जा रहा है। जिस तरीके से काशी में मंदिर टूटने के बाद शंकराचार्य से जिस तरीके से आई कार्ड मांगा गया, बटुकों की पिटाई वाला मामला हो गया, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाजपा की वो जो हिंदूवादी छवि थी उसमें बहुत सारा फ्लोटिंग वोटर था, वहां पे इस छवि को वो मतलब बहुत आघात पहुंचा है। अच्छा, ऊपर से जो युवा था, छात्र आंदोलन में जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया, तो वो जो युवा था वो नॉन पॉलिटिकल था, जंतर मंतर पहुंचा और सरकार ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया वो कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी हो रहा है। अच्छा, एक चीज और भाजपा की कमी रही है कि यहाँ पे सपा से लड़ाई है योगी जी की या अमित शाह से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। वहां पे एक जो डुअल सिस्टम भाजपा का चलता रहा है कि केंद्र अपना लगातार नियंत्रण बना के रखना चाहता है, जो दोनों उप मुख्यमंत्री है उनका यही एक रोल है। तो अब इस सिस्टम में एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी तक जितने भी सर्वे आए
नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को उत्तराधिकारी माना जा रहा है तो ये योगी जी को 58% वोट मिले हैं और अमित शाह जी उनसे बहुत पीछे है, जबकि पार्टी वाइज उनका नियंत्रण बहुत अच्छा है। अच्छा, जो योगी जी की एक पर्सनल इमेज है, वो अपने आप को जिस तरीके से कैरी करते हैं, ये एक बहुत अपने आप में कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है। यही कारण है कि अमित शाह से हो सकता है राजनीति में वो बहुत कनिष्ठ हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व इस तरीके का है कि उनको मोदी जी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। इन परिस्थितियों में बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि टिकटों का वितरण जो है वो किसके हाथ में है, क्योंकि अभी पीछे जो इनके प्रदेश प्रभारी थे उनसे पूछा गया कि योगी जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं, तो वहां भाजपा के प्रभारी चुप हो गए थे, उन्होंने नाम नहीं लिया। तो अब जो टिकटों का वितरण होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की जो इंटरनल वो है वो अमित शाह जी अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे और योगी जी अपने कंट्रोल में। लेकिन इसमें जितने ये फंसते नजर आ रहे हैं, अक्सर देखा गया है कि इन विपरीत परिस्थितियों में जनता की सिंपैथी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ये भी हो सकता है कि ये या तो बिल्कुल ही इस बार धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि ये दोहरी मार है, एक तरफ सपा और कांग्रेस और दूसरी तरफ अमित शाह। और दूसरा ये हो सकता है कि ये जो हिंदूवादी वोटर है वो इन परिस्थितियों में योगी जी को फंसा देखकर वो इतनी ज्यादा मदद करे कि योगी जी की स्थिति केंद्र के संभाले नहीं संभलेगी और मुख्यमंत्री पद उनको देना ही पड़ेगा। तो ये चीजें जो है ये इतनी आसान नहीं है अभी उस पर प्रेडिक्ट करना कि वो क्या चीजें होंगी, लेकिन ये सारे फैक्टर है। भाजपा को जहां एक तरफ नुकसान हो रहा है, योगी जी के लिए पर्सनल सिंपैथी उठने की भी अच्छी संभावना है। बिल्कुल, कुल मिला के देवेंद्र जी कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन चुनौतियां तो बहुत ज्यादा हैं बीजेपी के सामने इस बार 27 के चुनाव में, क्योंकि डेंट लग गया है पार्टी को, खासकर हिंदुत्ववादी पार्टी जो कहा जाता था, इसको लेकर अब वो डेंट थोड़ा साफ करना मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। देखिए श्रेया जी, मैं जो हमारे स्पीकर सर हैं उन्होंने विश्लेषण किया, उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर एक ही बात कहूंगा कि इसके लिए तो देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन जी, वो लखनऊ में कह गए हैं और डंके की चोट पर कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप डेंट की उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा इसमें डेंट की दिक्कत इसलिए नहीं है कि ये चीज हम इनके मुंह से कहलवाना चाहते थे, हम इनसे जय श्री राम बुलवाना चाहते थे। जो नंगा नाच इन्होंने 70 सालों तक कांग्रेस ने मुसलमान के साथ गद्दारी की, धोखा किया, हिंदू का डर दिखा के वो वोट दिया था। आज ये उसी काम को मुसलमान को अपना समझकर सोच रहे हिंदू वोट कर जीत गया। ये गलत फहमी में इनकी गलत फहमी दूर करने के लिए हम इन्हें कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलना पड़ेगा। और ये हनुमान जी का देश है, संकट किटे मिटे सब पीरा, जो सुमरित हनुमत बलवीरा, जय जय हनुमान जी करनी पड़ेगी। और वही हम इनसे बुलवा रहे हैं। और ये दोगलापन जब इनका आ रहा, पप्पू यादव ने और समाजवादी के सांसद ने जिस तरीके से भगवा कर साधुओं का और सनातन का अपमान संसद के बाहर किया है, उसका परिणाम भी इनको देंगे, क्योंकि ये नकली भगत है, इन्हें भक्ति की और भावना की पता ही नहीं है। वो जो राम मंदिर में बैठ के देवेंद्र जी चोरी कर रहे थे, वो कौन लोग थे? धोखा खाते हैं देवेंद्र जी, वो लोग कौन लोग थे? उल्टा पड़ता है, न तो ये भगत रह पाते, ना तो ये सनातनी होते, ना ये मुस्लिम रह पाते, ये किसी के नहीं होते। फिर ये संविधान की बात करते हैं, उसकी किताब सर पर धरकर नाचते हैं संसद में। जब इनको पन्ने पूछते हैं तो ये इटली का नाम ले रहे थे, राहुल गांधी इटली का नाम लेते हैं, अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, बार बार इटली याद दिला रहे थे, मैं बता रहा था। और नानी के यहाँ से फिर चाइना में जाकर देश के खिलाफ बयान देते हैं। ठीक है, नेहरू जी की बात करते हैं, नेहरू जी की गद्दारी मैंने बता दी है। 47 में धर्म के नाम पर बंटवारा होगा, मुसलमानों ने मनमर्जी का देश छोड़ लिया। लेकिन अब 2027 में तो उन गद्दारों की बात हो रही है ना, जो राम मंदिर में बैठ के चोरी कर रहे हैं। नेहरू के टाइम पर कहां जा रहे हैं देवेंद्र जी? वापस आइए। मुसलमान का दंगा खत्म कर दिया। आज उत्तर प्रदेश शांति प्रिय है, पहले नंबर का वो प्रदेश है जिसे जंगल राज और क्राइम को के नाम से जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश जो बदला है, वो एक देश के कोने कोने तक मैसेज जाता है। 22 प्रदेशों में योगी जी का स्ट्राइक रेट चुनाव का 99% पॉइंट कुछ है। तो इससे ज्यादा और ये क्या देखना चाहते हैं? कहां ये लड़ पा रहे हैं? ये तो बेवजह की बातें कर बरगलाने का काम कर रहे हैं। हिंदू के चक्कर में मुसलमान भी नहीं रह पा रहे हैं।
विश्लेषण कर ले एक बार का कपीस भाई। मैं कहता हूँ बयान दबे नहीं है। लेकिन देवेंद्र जी भूल जा रहे हैं क्या आप लोग? आप लोगों को भी जीतने के लिए तो मुसलमान का वोट भी तो चाहिए होगा ना सर। तो आपको भी तो सबको साथ रहा, और आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते रहते हैं। अब यहाँ पर आप मैं तो कह रहा हूँ डंके की चोट पर श्रेया जी, हाँ। सबका साथ सबका विकास। हम राम ने मुसलमानों को भी योजना दे रहे हैं। एक भी योजना ऐसी नहीं है हमारे पूरे देश में जिसमें मुसलमानों को रखा गया हो। मुसलमानों का इनसे भी ज्यादा हमने शिक्षा दी है, शिक्षा दी है। हिंदू मुसलमान के 400 दंगल यूपी में सरकार में हुए, एक नहीं होने दिया। ठीक है देवेंद्र जी रुकिए। त्रिपाठी जी बात कर रहे हो आप? मैं आप एक बार फिर पूछ रही हूँ मैं कि क्या सिर्फ सपा के रथ पर चढ़कर इस बार भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में घूमेगी या अपना एक अस्तित्व सेट करेगी? चलिए ठीक है, मैंने अभी बताया कांग्रेस का रथ आजादी की लड़ाई लड़ने वाला रथ है जो देश। अरे आजादी की लड़ाई तो जब लड़ते तुम आजादी से पहले गद्दारी कर बैठे। कहने से नहीं होने वाला। अमित शाह मैदान छोड़कर भाग गए हैं, मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। जिसमें नेहरू जी किताब लिख रहे थे बैठकर, मिट्टू बने रहो, जिसमें नेहरू जी किताब लिख रहे थे किताबों में तुम पढ़ रहे हो। ऐसी जेलें थी अंग्रेजों की जिनमें नेहरू जी किताब लिखते हैं, उन किताबों हमारे पर कांग्रेस पढ़ रही है। वो जेलों में नहीं थे, जेल में तो भगत हो रही है। चलिए रुक जाइए कपिल जी, आज पूरा मोर्चा मुझे लग रहा है त्रिपाठी जी को संभाला हुआ है। आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, आपको मुझे लग रहा है कि दिख रहा है 2027 में क्या होने वाला है, इसीलिए आप बस मुस्कुरा रहे हैं इस बार। ये सबसे इंटरेस्टिंग है आज के डिबेट में। कपिल जी कुछ बोल रहे हैं। अरे आप रुक जाइए देवेंद्र जी, अरे त्रिपाठी जी, देवेंद्र जी रुकिए, आप दोनों पानी पी लीजिए एक एक गिलास। सर बहुत चिल्ला लिया आप लोगों ने, रुक जाइए, अब कपिल जी को बोलने दीजिए। मेरी क्षमता बहुत है, पानी नहीं पीता किसान का बेटा। चलिए अच्छी बात है सर, रुक जाइए, अब बोलने तो दीजिए सर। अरे बोलने तो दीजिए सर। मुझसे ठीक ठीक कपीस भाई को पता मेरे बारे में। चलिए ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, कपिल जी को भी तो बोल लेने दीजिए। चलिए कपिल जी आज कर लो कुछ थोड़ा। जनता को क्या मुंह दिखाओगे? जनता अच्छे से देख रही है देखिए कि आप अरे त्रिपाठी जी अब तो रुक जाइए, अपने संगठन वालों को तो बोलने दीजिए। अभी हमारे मित्र देवेंद्र जी ने कहा कि ये किसान है और पानी पीने की इनको आवश्यकता नहीं, ये सबको पानी पिलाते हैं, तो बड़ा शबाब का काम करते हैं। लेकिन वो जो 700 किसानों को बलि का बकरा बना दिया मोदी जी ने, और जो यू टर्न लिया था, उसके बारे में भी कुछ कह लीजिए, श्रद्धांजलि दे दीजिए, कम से कम आप तो दे दीजिए। आप किसान को बाद में जवाब दूंगा आपका। चलिए ठीक है। मैं एक चीज और कह दूं श्रेया, देखिए हमारे मित्र को बड़ा एतराज हो रहा है कि पप्पू यादव ने काहे गेरुआ वस्त्र धारण करके और इस तरीके की रासलीला नचाई। भाई रासलीला जो रचाई जाती है या रामलीला जो रचाई जाती है वो हमारे यहाँ ग्रंथों में है, और हमारे देवताओं के और उन सब चीजों के प्रकरण के बारे में दिखाया जाता है। और आप बताइए, जब रावण जो है सीता का हरण करने के लिए जाता है तो क्या पहनता है, या कालनेमी जो है वो जिस तरीके से पुकार लगाता है। आप पप्पू यादव का समर्थन कर रहे थे संसद के बाहर, और आप रावण के साथ तुलना कर रहे हैं कपिल जी। मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं कि वो भी एक लीला ही है, क्योंकि जो सरकार है वो हमारी जो है वो कहती है कि हम राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य की कल्पना करने वाली सरकार, जो दैविक दैविक भौतिक तापा राज राम राज्य में काहू नहीं व्यापा, तो आपने देखा कि कोरोना जैसी बीमारी इनके शासनकाल में आई। हिंदुओं की लाशों को कुत्ते ने नोच करके खाया है तमाम घाटों पर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप अगर किसी पे एक उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ है। मेरे 3-4 प्रश्नों का जवाब ये दे दें। हमारे मित्र हैं और बड़ी शांति से सुन रहे हैं, इसके लिए हम इनको बधाई भी देते हैं। वो कह रहे फोन करके जवाब देंगे आपके सारे सवाल। और जय सिया राम भी कहते हैं कि अब से माँ सीता को भी आप शामिल कीजिए। जब आप भगवान श्री राम का ललकार लगाते हैं, नारा लगाते हैं, तो जय सिया राम कहा कीजिए, है ना। माता सीता की भी पूजा की जाएगी। अब मैं एक बात ये कह दूं कि देखिए साहब, हम तो भगवान है, नॉन बायोलॉजिकल है, एक व्यक्ति ने कहा, और उस व्यक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हनुमान जी को अपने स्वागत में नचवाया आगे। बाकायदा हनुमान जी नाच रहे थे। नहीं, हनुमान जी नहीं नाच रहे थे। अभी आप ही ने बोला सर, ये तो चलता है, हम लोग तो कितनी परंपरा है कि वेशभूषा धारण करते हैं। अब उनको हनुमान कह के ये अपमान है हनुमान जी का। चोरी नहीं, सुन लीजिए, दोनों अंतर से आप प्रबुद्ध पत्रकार, तुलना आम और इमली की नहीं, आम से आम की कीजिए। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि वो तो लीला इसलिए है कि प्रभु के यहाँ जो राम रतन के लुटेरों ने लूट मारी है,
उसको जनता के सामने ठीक जो अंदर दबाया जा रहा है, वो भी छुपाया सर जा एक रहा है थी। अपने चलिए लोगों को, ठीक उसको उजागर है, करने फिलहाल के ये लिए सबसे बड़ा लेकिन सवाल बना ये रहेगा तो- कि ये क्या तो अपनी हिंदुत्व के स्वागत रथ पर सुनिए, चढ़कर श्रेया, इस श्रेया, बार सर श्रेया, बस समय सर कपिश जी समय नहीं है बिल्कुल भी, हिंदुत्व के रथ पर क्या आप लोग चढ़ के इस बार 2027 में विजय पा पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब 2027 में ही मिलेगा। फिलहाल सब में इतनी की इजाजत देता आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अब 2027 के चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ सरकार सर्वे करा रही है और कोशिश कर रही है कि जिन सीटों पर वो हारती रही है उसको इस बार पा लिया जाए, उधर विपक्ष भी पूरी मजबूती के साथ तमाम मुद्दे उठा रहा है। अब किसका क्या होगा वो 27 में ही पता चलेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। इस दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए खबर। नमस्कार।